हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत, व्यापार से साम्राज्य तक। ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, व्यापार से युद्धों तक। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आके अपना जो अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश शासन था, उसने यहाँ पे अपना किस तरह शासन व्यवस्था यहाँ पे शुरू कर दी थी। तो अभी तो क्या था, मुगल शासन कमज़ोर हुआ ही था और ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई थी। अब धीरे धीरे किस तरह वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया तथा क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। अब जो क्षेत्रीय शासक थे, मुगल शासक तो क्या हुआ, धीरे धीरे कमजोर हो गया। जो क्षेत्रीय शासक थे, जो जगह जगह राजा थे, उन्होंने क्या किया, अपनी ताकत दिखानी शुरू करी। अब देखो, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। अब देखो, औरंगजेब ने क्या कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ी रियायतें दे दी थी और बोला था कि इन्हें टैक्स नहीं देना। लेकिन जो बंगाल के नवाब थे, इससे वो काफ़ी नाराज़ भी हुए थे और उन्होंने कहा भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। जो रियायतें दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसके लिए बंगाल के नवाब ने मना कर दिया था और व्यापार के अधिकार के बदले नजराना मांगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने पर भी रोक लगा दी थी। इसके अलावा जो नजराने मांगे गए थे, सिक्के या किलाबंदी कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे जहाँ जहाँ व्यापार कर रहे थे उसके चारों तरफ किलाबंदी कर रहे थे, उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी। किलाबंदी मतलब अपने आसपास के एरिया को कवर कर रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता गया। धीरे धीरे ये टकराव आपस में क्या हुआ, बढ़ता गया। सन 1756 में अली वदी खान की मृत्यु के बाद सिरोजउद्दौला बंगाल के नवाब बने। देखो क्या कहा जा रहा है, 1756 में अली वदी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। देखते हैं यहाँ पे कौन नवाब बने बेटा, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। अब वो क्या थे, बड़े पक्ष वाले थे। उनको कंपनी जो बन रही थी वो अपना साम्राज्य स्थापित करने की तरफ से ही आ रही थी, तो कंपनी को उनकी ताकत से भय था, डर रही थी। मतलब उनकी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी, जो उनके इशारों पर नाचे। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या चाह रही थी, भाई ऐसा नवाब हो जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, हमारे सभी चीज़ों को परमिशन देता रहे। लेकिन सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, वो ऐसा नहीं चाह रहे थे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया। सिराजुद्दौला ने बोला कंपनी को कि भाई आप हमारे जो राजनीतिक मामले हैं उसमें आप टांग नहीं अड़ाएंगे, और टैक्स अदा करने के लिए कहा। पहले औरंगजेब ने क्या बोला था कि भाई आप टैक्स मत दीजिए, लेकिन जो सिराजुद्दौला आए उन्होंने बोला कि अब से आप क्या करेंगे, टैक्स भी देंगे। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। लेकिन कंपनी ने उनकी इस बात से मानने से मना कर दिया। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री पर, कासिम बाजार में स्थित थी उनकी फैक्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री, उस पर कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर भी कब्जा करने के लिए निकल गए। समझ रहे हैं बेटा। देखो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने कहा भी तुम राजनीतिक मामलों में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बोला भी राजनीतिक मामलों में तुम हमारे हस्तक्षेप नहीं करोगे, इसके अलावा तुम टैक्स भी दोगे। लेकिन जो कंपनी थी वो इस बात से सहमत नहीं थी। उसने क्या किया, जब उसकी बात नहीं मानी, जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्होंने, जो सिराजुद्दौला नवाब थे, उन्होंने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री पर कब्जा करने की बात करी, कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर भी कब्जा करने के लिए निकल गए। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। अब कंपनी ने भी इसके मतलब कुछ करना था ना, तो उन्होंने भी क्या किया, सेना को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। उसे किसका साथ मिला, नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का नाम यह पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। तो अब देखो, इसी कश्मकश में जब दोनों तरफ से सहमति नहीं हो रही थी तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसे क्या कहा गया, प्लासी का युद्ध। और यहाँ प्लासी इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे पलाश के बहुत सुंदर फूल मिलते थे। इसी नाम पर, इन्हीं फूलों के नाम पर इस युद्ध का नाम क्या रखा गया, प्लासी का युद्ध। प्लासी के मैदानों में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। देखो सिराजुद्दौला को जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने हरा दिया। उनकी हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। उनकी हार का बड़ा कारण क्या था, उनका सेनापति था जो उन अंग्रेजों से मिल गया था।
सिरोजादौला मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब कंपनी ने फिर क्या किया, मीर जाफ़र जो इनके साथ मिला हुआ था पहले तो उसे नवाब बना दिया, लेकिन बाद में फिर किसी मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन जल्द ही कंपनी भी उससे असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। देखो दो क्वेश्चन आते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, कंपनी जल्दी मीर कासिम से क्या हो गई थी, असंतुष्ट हो गई थी, उन्हें वो सही शासक नहीं लग रहे थे, इसलिए 1664 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को, और वापस जो जिसने अंग्रेजों से जो सेनापति मिला हुआ था वही उसी को मीर जाफ़र को वापस से नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। अब मुगल बादशाह ने क्या किया, जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई तो बंगाल की दीवानी मतलब भू राजस्व वसूल करने का अधिकार कंपनी को ही वहाँ के भूमि राजस्व का जो वसूल करते हैं ना उसका अधिकार दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी और फाइनली क्या हुआ, जो कंपनी थी वो खुद ही क्या बन बैठी, नवाब बन बैठी। जो कंपनी के मेन हेड थे वही क्या बन बैठे, नवाब बन बैठे। देखो कितना बेटा यहाँ पे युद्ध हुए हैं, यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्लासी का नाम किस तरह पड़ा, प्लासी का नाम किस तरह पड़ा बेटा, अभी हमने यहाँ पे देखा था, देखो बहुत अच्छे से दिखा गया था। इस स्थान का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। तो ये है आपका फर्स्ट का आंसर बेटा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्थान का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर सेम है बेटा। बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, और प्लासी के युद्ध के कारण क्या था, सेम ही क्वेश्चन है ना। देखो क्या क्या नवाब के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या क्या जो असहमति थी हमने अभी समझा बेटा बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे सिरोजादौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया था। जो सिरोजादौला थे उन्होंने क्या कहा, कंपनी को राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने के लिए भी कहा। नंबर 2 का आंसर बेटा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी, फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकले। तो ये रीज़न थे जिससे क्या हुआ, एक तो प्लासी का युद्ध हुआ और जो कंपनी थी और सिराजुद्दौला के बीच जो असहमति थी उसके रीज़न ये थे। ठीक है, यहाँ समझ में आई बेटा बात क्या कहा जा रहा है, कि एक तो ये कि हमें पता चल गया भी राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए ये कहा गया था, और टैक्स देने के लिए कहा था, दोनों से ही कंपनी ने मना कर दिया था, जिसके बदले फर्स्ट तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले के लिए कब्जा करने के लिए निकले। तो ये है बेटा आपका सेकेंड का आंसर। कहाँ से, यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक करना है, यहाँ तक। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया गया है, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, तो बताइए बेटा क्या था, क्योंकि उनका सेनापति अंग्रेजों से मिल गया था, यही था उनका हार का मुख्य कारण। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। देखिए कहाँ पे दिया गया इसका आंसर, देखिए ये देखो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिराजुद्दौला हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफ़र था जो अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण, बड़ा कारण यह था कि उनका सेनापति मीर जाफ़र अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है, आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। दीवानी से आप क्या समझते हैं, तो देखो दीवानी क्या है, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। दीवानी से अभिप्राय है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है नंबर 4 का आंसर। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।